9 क्लास का अध्याय 8 का गति पढ़ेंगे मोशन। 1 से 7 तक का सेट मैंने डाला था। आप अगर नहीं देखे देख लीजिएगा। मैं हमेशा मेरा जो नलिन अकाडमी चैनल है, उस पे ऑफिशियल जो नलिन अकाडमी है, उस पे मेरा ही आवाज रहता है, वॉइस रहता है और इस पे कोई कंटेंट चेंज नहीं होते। अब 5 ऑप्शन वाला भी मैं पढ़ाऊंगा, जल्द आ रहा है। बीपीएससी के लिए स्पेशली 5 प्रश्न वाले ला रहे हैं, तो तैयार रहेंगे। चलिए, इसके बाद मतलब ये किरण प्रकाशन को खत्म करेंगे तब, और जल्द खत्म हो जाएगा। काहे कि ये 2 ही पार्ट आ रहा है। 9 क्लास का 2 पार्ट है और 10 क्लास का 2-2 4 पार्ट में आएगा, जो कि इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा। एनसीईआरटी किरण प्रकाशन बुक पब्लिकेशन का होगा। पहला प्रश्न है, चलिए अब मॉक टेस्ट है, इतने भाषण देने के बाद डायरेक्ट चलते हैं अध्याय 8 गति को खत्म करते हैं। आज खत्म कर देंगे 9 क्लास का जितना भी टॉपिक है, 15 टॉपिक है, खत्म होंगे। गति की एसआई इकाई बताइए। तो गति का एसआई इकाई तो आप जानते हैं अच्छे से, क्या होता है? मीटर सेकंड होता है। चलिए, सिर्फ एमसीक्यू करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का एक रेखा में चलना किस गति का उदाहरण है? तो किसी वस्तु का एक रेखा में चलना किस गति का उदाहरण है, बता दीजिए। तो यह है एक रेखीय गति है, एक रेखीय गति है। चलिएगा, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है, बता दीजिए। तीसरे प्रश्न का जवाब देंगे तो यह है विस्थापन। ऑप्शन नंबर 3, विस्थापन। चलिए आगे चलते हैं, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? गति परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? तो गति परिवर्तन का दर क्या कहलाएगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो ये त्वरण कहलाएगा, याद रखिएगा। त्वरण की इकाई है, त्वरण की इकाई क्या है, बता दीजिए। त्वरण की इकाई क्या है, हम जानना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न की बात करेंगे तो एम एस स्क्वायर कहलाता है, एम एस स्क्वायर कहलाता है, याद रखना है। 6 क्लास की बात करेंगे। 6 क्लास है, विस्थापन एवं समय के बीच का ग्राफ का ढाल देता है। तो ढाल देता है, क्या देता है बताइए। विस्थापन एवं समय के बीच की ग्राफ का ढाल देता है। 6 प्रश्न का दीजिए तो वो है दूसरा वेग, ठीक है। ये भी चलिएगा। आगे बात करते हैं, 7वां प्रश्न है, वेग और समय की बात करें, वेलोसिटी एवं टाइम की बात करेंगे कि बीच का ग्राफ का जो है ढाल देता है। तो मतलब वेग और समय के बीच का जो ग्राफ है वो देता है, किस रूप में देगा बताइए। 7वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये त्वरण के रूप में देगा, या देखिएगा एक्सेलरेशन के रूप में देगा। चलेंगे, 8वां प्रश्न है, एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है, बताइएगा। विस्थापन होता है किस रूप में होगा? शून्य रूप में होगा, एकदम सही बात है, ठीक है। और विस्थापन का भी बता ही देता हूं इंग्लिश में। विस्थापन को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आप इसे एक अलग, ये फिजिक्स के रूप में आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, और शब्दों में देखा जाए तो हम बोलते हैं रीलोकेशन। विस्थापन करना एक जगह से दूसरी जगह पे फिर से उसे दोबारा करना, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो शून्य होता है विस्थापन। चलिएगा, 9वां प्रश्न क्या है कि 72 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर घंटा आवर बताइए का समतुल्य गति क्या होगा। 72 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जो चलता है, गति से चलता है, वो किसके बराबर होगा? एम एस में बताना है आपको, मीटर सेकंड में बताना है, बताइए। 9वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये तीसरा हो जाएगा, 20 मीटर सेकंड एम एस के रूप में होगा, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए 10वां प्रश्न आपसे पूछिए। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गति का इकाई हो, मतलब नहीं हो सकता है, हो सकता नहीं है, नहीं हो सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गति का इकाई नहीं हो सकता है? देखिए, एम एस मीटर सेकंड क्यों होगा? क्योंकि इस गति का इकाई है, और गति का सूत्र क्या था, अब जानते हैं। स्पीड का सूत्र क्या था? डिस्टेंस बटा टाइम था, समय बटा दूरी था, मतलब भागा में होता है ना, समय बटा दूरी, ठीक है। और इसके अनुसार देखा जाए तो मीटर सेकंड स्क्वायर मतलब होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। पावर है तो वर्ग हो गया, तो यही आपका नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4, यही आपका नहीं हो सकता। ये हो सकता है आपको सेंटीमीटर सेकंड में बताया जा सकता है, क्योंकि देखिए मीटर सेकंड तो हम जानते हैं, किलोमीटर घंटा में भी बता सकते हैं, मतलब केमी एच में भी बता सकते हैं, और आप सेमी सेकंड में भी बता सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि इससे दूरी तय की जाती है। मीटर सेकंड स्क्वायर जो होता है ये गलत इकाई है, क्योंकि यह त्वरण की इकाई है, जो कि गति की नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन की है। त्वरण का ये सूत्र है एम एस स्क्वायर, ठीक है।
क्लियर हो गया? तो आपसे गलती नहीं करिएगा। और गलत इकाई में अगर और देखा जाए तो सिर्फ मीटर, केमी, सेंटीमीटर ये सब भी नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा और याद रखेंगे। यहाँ तक कि सेकंड, खाली सेकंड रहेगा तो भी नहीं होगा, सिर्फ घंटा रहे तो भी नहीं होगा, मिनट भी खाली रहे तो भी नहीं होगा, ये सब समय का है। और याद रखेंगे फीट, फीट भी आपका आएगा, फीट सेकंड में आएगा। सिर्फ फीट और सेकंड आए ये भी नहीं हो सकता, फीट बटा सेकंड। ठीक है, 11वां प्रश्न क्या है बताइए? 11वां प्रश्न है यदि किसी वस्तु का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट डी, यदि किसी वस्तु का विस्थापन जिसे हम डी, और याद रखिएगा ये जो सिंबल दिया जाता है ऐसे, ये समानुपाती का होता है। ठीक है, तो डी समानुपाती टी, टी मतलब टाइम और डी मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और टी स्क्वायर है, वर्ग है। तो उसका त्वरण क्या होगा, मतलब त्वरण आपको पूछ रहा है, त्वरण क्या होगा, तो त्वरण इसका आपको आराम से बता देना है। 11वां प्रश्न का जवाब दे देना है ऑप्शन नंबर सी, एक समान होगा। ऑप्शन नंबर 3 एक समान होगा इसका, क्योंकि शून्य है ना, तो यहाँ पे शून्य तो ऑप्शन नहीं है, तो एक समान ही होगा। अब इसी तरह 12वां प्रश्न भी सेम है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन अगर है डी समानुपाती टी स्क्वायर दिया है तो उसका वेग क्या होगा, तो इसमें वेग है, त्वरण में पूछा तो एक समान होगा। अब वेग में क्या होगा, तो वेग जैसे ही आ जाएगा तो हम उसमें शून्य लगा देंगे, क्या लगता है? नहीं, इसमें समय के साथ समानुपाती हो जाता है, जैसे ही वेग वेलोसिटी आ जाए तो आपका समानुपाती हो जाएगा। अगर विस्थापन में डी समानुपाती टी स्क्वायर है मान लीजिए, तो याद रखना है कि इसमें जब त्वरण पूछेगा, एक्सेलरेशन पूछेगा तो इसमें एक समान हो जाएगा, त्वरण एक समान रहेगा, लेकिन वेग में समानुपाती हो जाएगा, समय के साथ समानुपाती हो जाएगा। 13वां प्रश्न क्या है, किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने से उसका त्वरण हो जाता है, तो त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो किसी गतिशील वस्तु में अगर ब्रेक लगाने, मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक लगा दिए, तो उसका त्वरण क्या होगा। तो त्वरण आपको समझ में आना चाहिए कि जब गति में चल रहे हैं और ब्रेक लगा रहे हैं तो यहाँ पे विस्थापन तो है नहीं कि एक समान में होगा, है कि नहीं? यस, लेकिन यहाँ पे गतिशील है और रास्ते में चल रहा है, ब्रेक लगा दिए, उसका त्वरण बता देना है और आपको बताना है। तो बताने में क्या है, इसमें हम ऋणात्मक बताएंगे, नेगेटिव बताएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलिए, अब बात करते हैं 14वां प्रश्न, दिए गए वेग, समय, ग्राफ से त्वरण का मान क्या होगा। मान लीजिए वेग और समय है, ठीक है, v और t है, तो उसका त्वरण एक्सेलरेशन a कितना होगा बताइए, क्या होगा, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, क्या हो जाएगा बता देंगे। तो हम बताएंगे भाई शून्य ही तो रहेगा, वेग और समय है तो त्वरण निकालना है तो शून्य होगा। चलिए 15वां प्रश्न की बात करेंगे। 15वां प्रश्न क्या है बता दीजिए, तो एक रेखीय और एक ही दिशा में चल रहे वस्तु के लिए दूरी एवं विस्थापन मतलब d एवं d मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो है अनुपात क्या होगा, मतलब d और d का अनुपात क्या होगा, मतलब डिस्टेंस और विस्थापन, मतलब दूरी और विस्थापन का जो है अनुपात क्या होगा बता दीजिए। तो किस अनुपात में बताएंगे, बड़ा या छोटा के, कि बराबर में, बताइए। 15वां प्रश्न का जवाब देंगे तो एक ही तो हो जाएगा, दोनों डी डी है और दूरी और विस्थापन की बात हो रही है तो 1 लगा दीजिए, दोनों का एक रेशियो 1 कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। चलिए 16वां प्रश्न की बात करें, किसी वस्तु के स्थान पर परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो किसी वस्तु के स्थान पर अगर परिवर्तन हो रहा है तो उस दर को क्या कहेंगे। 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो गति कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, स्पीड कहेंगे, मोशन कहेंगे। ऑडियोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है बताइए। 17वां प्रश्न, ऑडियोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं, दूरी को मापने के लिए करते हैं, डिस्टेंस को मापने के लिए करते हैं। 18वां प्रश्न बताइए, फटाफट हमसे पहले आप कमेंट कर दीजिए। समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है, तो समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा क्या होती है बता दीजिए। 18वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 18वां प्रश्न का जवाब है केंद्र के तरफ होता है, सेंटर के तरफ होता है। चलिए ये हो गए। अगर मान लीजिए पूछते हैं आपसे 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न है विस्थापन, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन और समय की बात हो रही है, मतलब डी और टी की बात हो रही है। उसके ग्राफ में हमें पता क्या चलता है बताइए, कैसे पता चलता है, या हमें प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है विस्थापन और समय में बताएंगे। तो हम जानते हैं अच्छे से कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट मतलब डी और टी में अगर बात करें तो हम इसका आंसर का जवाब अच्छे से जानते हैं, चाल होगा, स्पीड होगा। चलिए आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे वेग और समय का ग्राफ है, हमें पता है, तो बताइए हमें प्राप्त क्या होगा, अगर वेग और समय रहेगा तो क्या प्राप्त होगा बताइए। 20वां प्रश्न का जवाब दीजिए।
तो हम बताएंगे भाई दोनों प्राप्त होंगे, विस्थापन भी प्राप्त होंगे और त्वरण भी प्राप्त होंगे अगर वेग और समय है तो। चलिए 21वां प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। गुरुत्वीय स्थिरांक को मतलब जी से इंडिकेट करते हैं। जो जी का मान पूछ रहा है, जी का मान निम्नलिखित में से कितना होगा, तो जी का मान कितना होगा ये बताइए। ग्रेविटी का मान कितना होगा बताएंगे। 21 का सवाल का जवाब है दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है 6.674 गुने 10 पे पावर -11। याद रखिएगा 6.674 इंटू 10 पे पावर जो है -11 है। चलिए 22 सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा दाव का एक मतलब एसआई मात्रक है। तो दाब का प्रेशर का एसआई मात्रक कौन सा हो सकता है बताएंगे। हम बताएंगे एन मीटर माइनस स्क्वायर हो जाएगा। एन मीटर माइनस स्क्वायर बताया जाता है, याद रखिएगा ये बात ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 122 का होगा। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन रहता, मान लीजिए ये वाला बता देता हूं कि यहाँ पे अगर ऑप्शन रहता है एनएम 1 एनएम स्क्वायर रहता, मीटर स्क्वायर पे मतलब एम पे स्क्वायर रहता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हम 1 आंसर लगाते रहे। ठीक है, ध्यान रखिए, नहीं तो रियल सूत्र है 1 एनएम एन एम स्क्वायर है, ऐसा सूत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। और दाब का जो है शैमातक पास्कल में जानने करते हैं। चलिए 23 सवाल है, बताएंगे कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक साथ समान ऊंचाई से आप पृथ्वी पर छोड़िए, तो निम्नलिखित में से क्या होगा। क्या दोनों एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, यही तो सवाल है। बस इस सवाल को लंबा कर दिया है। बताइए 23 का। तो बताएंगे कि कागज पर लगने वाला अधिक घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। सही बात है, पत्थर पहले पहुंचेगा, भारी है ना भाई, घर्षण के कारण ही होगा। चलिए और बात करेंगे हम, 1 मिनट रुक जाइए। 23 का 2 आंसर सही है और 24 दो ऑप्शन नीचे था इसलिए 24 का जवाब दीजिए। 24 क्या है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जो है भार की तुलना में कितना होगा। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार अगर देखा जाए पृथ्वी की तुलना के अनुसार देखा जाए तो हम भाई जानते हैं किसमें 1/6 गुना होगा, क्या 1/6 भाग होगा, क्या लगता है आपको। 24 मतलब ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको, बताइएगा। 24 का आंसर का जवाब आपके पास ही है, 1/6 भाग होता है, बहुत अंतर होता है। चलिए 25 सवाल है कि रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर जो हैं रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्यों, ऐसा क्या होता है। मतलब कि अगर आप खड़े हैं तो धंसते चल जाइएगा जमीन में बालू के अंदर, लेकिन यही सो जाएगा तो बच जाएगा आप। थोड़ा सा ये लॉजिक है, क्यों है, इसका कारण क्या है, यही तो सवाल है, बताइए। तो इसका सवाल है बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं, इसलिए क्षेत्रफल भी घट जाता है और घट भी जाता है। चलिए 26 सवाल आपके सामने है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो दो वस्तुओं के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल है तो निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है हम जानना चाहते हैं। तो ये बताएंगे ब्रह्मांड में उनकी स्थिति के अनुसार होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं कहाँ करता है, ब्रह्मांड में, याद रखिएगा। अगर 27वां प्रश्न आपको देखना है तो देखिए पृथ्वी के गुरुत्वीय जो त्वरण होते हैं जी का मान के अनुसार देखेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है। छोड़िए इसको हटाइए, गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है हम जानना चाहते हैं। तो याद रखिएगा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता नहीं है। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति जो है, वस्तु की गति उदाहरण है, मतलब मुक्त रूप से गिर रहा है कोई वस्तु और किसी वस्तु का गति के रूप में आपको उदाहरण देना है, तो मुक्त रूप से गिराइएगा तो उसका गति का क्या रूप होगा, यही सवाल है, गति का क्या रूप होगा। 28 का सवाल का जवाब दीजिए। तो हम जवाब देंगे समान त्वरित गति होगा, और क्या होगा, मुक्त रूप से गिरेगा तो समान ही होगा ना जी। 29 सवाल है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बिना परिवर्तित हुए उसका व्यास आधा हो जाए तो पृथ्वी पर जो है किसी वस्तु का भार कितना होगा। मान लीजिए व्यास उसका आधा कर दीजिए, पृथ्वी का द्रव्यमान बिना परिवर्तित हुए उसका व्यास जो है आधा हो जाता है, तो पृथ्वी पर जो है वस्तु का भार क्या होगा। तो भाई वस्तु का भार भी 4 गुना ही हो जाएगा, जब आधा कीजिएगा तो 4 गुना हो जाएगा ना। चलिए 30वां प्रश्न क्या है,
तीसरा प्रश्न है भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड सफलतापूर्वक समान ऊंचाई से छोड़े जाते हैं। तो इन पिंड का अगर भिन्न भिन्न द्रव्यमान है और दो पिंड है, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से मतलब स्वतंत्र फ्रीडम रूप से ऊपर से आप ऊंचाई से छोड़ दीजिए, तो इसका क्या होगा? ठीक है, तीसरा प्रश्न का जवाब देंगे। तो ये है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 31 सवाल है। 31 सवाल क्या है बता दीजिए। 31 सवाल है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है? तो नियतांक का मात्रक क्या है बता दीजिए गुरुत्वाकर्षण का। 31 का सवाल का जवाब दीजिए। तो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा माइनस स्क्वायर है, ये माइनस यहाँ पे नहीं कर पाया, माइनस स्क्वायर। चलिए आगे चलेंगे। 32 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किग्रा है, उसका द्रव्यमान जो है चंद्रमा पर कितना होगा? बताइएगा चंद्रमा पर कितना होगा? अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान जो है 60 किग्रा है तो द्रव्यमान कितना होगा? एकदम कम जाएगा ना जी। क्या लगता है आपको? 10 होना चाहिए। आपके अनुसार बताइए क्या लगेगा? 32 का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे नहीं, 60 किग्रा ही होगा। याद रखिएगा उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? 60 किग्रा होगा। और किसी व्यक्ति का द्रव्यमान है और चंद्रमा पर जाइए तो 60 किग्रा रहेगा। मास में क्या होता है? परिवर्तित होता है कि नहीं? जस्ट इतना टिक लगाते आ रहे हैं। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर जो है 36 किग्रा भार है। कितना है? 36 किग्रा भार है। तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर उसका भार जो होगा ना मेरे मित्र, कितने होंगे? वो 6 किग्रा भार होगा। अब देखिए भार में चेंज हो जाएंगे, है ना, 1/6 भाग है ना जी। तो पृथ्वी के अनुसार तुलना करेंगे तो 1/6 भाग का हम अंतर समझते हैं। तो 36 में 6 से भागा दीजिए तो चंद्रमा पर 6 भाग, मतलब 6 किग्रा भार रह जाएगा। क्या बात करते हैं, है ना? समझ गए? मजा आ रहा है कि नहीं कंटेंट में? बताइएगा जरूर। आपका एक कमेंट बहुत सारे हौसले बनाते हैं और बहुत सारे किताब खरीदने का हिम्मत देता है, पढ़ाने का मजा दिलाता है। तो किसी भी पृथ्वी को एक भवन की छत से छोड़ा गया। किसी पत्थर को आप ले लीजिए, भवन पे चढ़ जाइए, किसी महल पे चढ़ जाइए, छत पे चढ़ जाइए और छोड़ा गया। 2 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच गया। तो भवन की ऊंचाई क्या होगी जो कि 2 सेकंड में नीचे पहुंच जाएगा भाई? बताइए। अरे भाई 19.6 मीटर होगा ऊंचाई। याद रखिएगा। अब 20 मीटर भी ऑप्शन रहेगा तो 20 मीटर कर सकते हैं। तो 19.6 मीटर होंगे। समझ गए? 34 का 2 आंसर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए आगे बात करें। 35 सवाल आपके स्क्रीन पर है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है और पृथ्वी पर भार कितना होगा? अरे भाई न्यूटन में बताना है, पृथ्वी पर भार बताइए। तो हम पृथ्वी पर भार बताना है। 35 का जवाब है 98.0 न्यूटन बता देना है। पृथ्वी पर है ना, चंद्रमा पर रहता तो कम कर देते। चलिए 36वां प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर या पृथ्वी के केंद्र से 12,800 किमी की दूरी पर, मतलब 12,800 किमी की दूरी पर जाइए। गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान क्या होगा? तो जी का मान क्या होगा बता दीजिए। तो जी का मान हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का हो जाएगा। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार हो जाएगा। मतलब पृथ्वी के केंद्र से अगर 12,800 किमी की दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर पूछे तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का बराबर हो जाएगा, उसके अनुसार हो जाएगा, जी का मान के अनुसार हो जाएगा। ठीक है कि कोई और दिक्कत है? देखिए यहाँ पे है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार तो हम समझ गए, लेकिन अगर 12,800 किमी की दूरी है और गुरुत्वीय त्वरण है और इसके बारे में अगर हम नहीं बताएंगे तो आप कहिएगा सर नहीं बताए। तो इसका अगर देखा जाए तो मीटर सेकंड स्क्वायर में बताएंगे। जी का मान है तो मीटर सेकंड स्क्वायर में बताना होगा। तो कितना होगा? 2.45 मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये जी का मान हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 2.5 आप बोल सकते हैं, मीटर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि एक चौथाई वाला मान के अनुसार होता है। अब चलिए और भी डिटेल लेते हैं। तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या हम लोग मानते हैं 6400, ठीक है।
6400 मानते हैं। और केंद्र की कितना दिया हुआ है दूरी हमारा 12800। ठीक है, अब 12800 को 6400 में मतलब 64 में भागा दीजिए, तो भागा देने पे आएगा कितना जी का मान, बताइए कितना आएगा। अब हमको ये बताइए कि जी का मान कितना पढ़े थे हम लोग, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें तुलना करेंगे तो आ ही जाएगा ना जी, है। और भी कारण है, बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन इसका लंबाई अगर हम सोल्व करें तो बहुत लंबा चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर इसका भागा दिएगा तो 1/4 आएगा, 4 आएगा और 9.8 से भागा दे दीजिए तो आपका 2.45 आ जाएगा। क्लियर हो गया, इतना सोचना ही नहीं है। चलिए, और भी डिटेल बहुत है लेकिन हम अभी उसमें नहीं आएंगे। जब न्यूमेरिकल के लिए बनाएंगे तो अलग जो है प्रॉम्प्ट तैयार करेंगे, मतलब अलग आपका ये स्पेस के साथ बनाएंगे जिसमें मैथ भी बन जाए। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर किसी ऊंचाई से गिरने वाले पत्थर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से पृथ्वी पर किसी ऊंचाई से गिरने वाले पत्थर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऊंचाई से गिरने वाले, तो इसमें ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि पृथ्वी तथा पत्थर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये अंतर है, यही कथन सही है। पृथ्वी द्वारा आकर्षित नहीं होते, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 38 सवाल, दो वस्तुओं के मध्य की दूरी को गुणीय कर दिया जाए, मतलब गुना कर दिया जाए, तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। कितना होगा जी बताइए, 38 का सवाल का जवाब दीजिए। तो 1/4 हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए गुना कर दें और दो वस्तु के बीच अगर रखें, दो वस्तु है तो, और उसके मस्त जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो चौथा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 कर दीजिए, मतलब 1/4, 1/4 हो जाएगा। चलिए 39 है, निम्नलिखित में से गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। निम्नलिखित में से गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा बताइए। 36। तो सभी ग्रहों और उपग्रहों पर समान होता है, सभी ग्रहों और उपग्रहों में समान होता है। चलिए 40वां प्रश्न की बात करेंगे। गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान कितना होगा। तो जी का मान भाई कितना होगा, तो सभी ग्रहों और उपग्रहों पर समान होगा, याद रखिएगा समान होता है जी का मान। चलिए अब चलते हैं, 9वां अध्याय है बल तथा गति के नियम। चलिए इस पे भी फास्ट खत्म करते हैं। गति से ही संबंधित है, बस अध्याय बटा हुआ, इसमें बल और गति संबंधित है। जैसे कि बल का ऐसा मात्रक पूछ देगा, उसमें गति का पूछा था, इसमें बल का पूछ दिया। तो बल का क्या होता है, केजीएम मीटर स्क्वायर बता दीजिएगा, मतलब मीटर सेकंड स्क्वायर बता देंगे। केजीएम किलोमीटर सेकंड स्क्वायर। चलिए दूसरा प्रश्न है गति का दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है। तो गति का दूसरा नियम अगर आपसे पूछा जाए तो हम बताएंगे संवेग से संबंधित है। दूसरा, पहला किससे है, जड़त्व से संबंधित है, पता है आपको। चलिए संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, संवेग का ऐसा मात्रक क्या होगा बताइए। तो संवेग का ऐसा मात्रक अगर आप पूछे तो हम वही बताएंगे जो मीटर है, जो हमारा बल का था केजी मीटर सेकंड। बस अंतर है कि बल का था सेकंड स्क्वायर था, अब बस संवेग का खाली हो गया केजी मीटर सेकंड। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है गति के कुल कितने नियम हैं। तो गति के कुल कितने नियम होते हैं बता सकते हैं। तो 3 नियम हम पढ़े हैं, आप कितने नियम पढ़े हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय पढ़े हैं। चलिए पांचवें प्रश्न की बात करें, बंदूक का प्रतिक्षेपण प्रक्रिया गति के किस नियम पर आधारित है बताइए। बंदूक का जो प्रतिक्षेपण मतलब रिटर्न, बंदूक चलाते हैं तो हमको पीछे थोड़ा फेंकता है ना जी, फेंकता है, तो गति के किस नियम पर आधारित है बताइए। पांचवा प्रश्न का जवाब दीजिए। तो पांचवा प्रश्न का जवाब है तृतीय नियम है, विपरीत क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया है ना, तृतीय नियम। चलिए सवाल है कि किसी वस्तु का कुल बल शून्य लगने से उसका जो संरक्षित रहता है। तो किसी वस्तु पर कुल बल शून्य लगने से उसका संरक्षित रहता है, क्या संरक्षित रहता है। अगर बल पे शून्य मात्रा सा अब बल लग रहा है तो उसमें विस्थापन ही होगा ना। अभी ना पढ़े हैं नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बल, गति नहीं पढ़ रहे हैं, बल पढ़ रहे हैं, मतलब संवेग। बल शून्य लगने पर उसका संरक्षित रहता कहाँ है, संवेग पर। अब बताइए संवेग बराबर कितना होता है, सूत्र है संवेग बराबर कितना होगा, वेग। तो वेग क्या, वेग बताइए संवेग बराबर कितना सूत्र होता है जी।
तो हम बताएंगे द्रव्यमान गुने वेग होता है, यहाँ पे द्रव्यमान कर दीजिए, गुने वेग कर दीजिए। चलिए 8वां प्रश्न बताइए। 8वां प्रश्न है किसी विलक निकाय से संरक्षित रहता है। तो किसी विलक विलग निकाय से संरक्षित रहता है। विलग क्या होता है? यही सवाल तो बहुत पेचीदा है ना, लेकिन ये संवेग से संबंधित है। मतलब कि आपका दूसरा जो नियम है जो संवेग से संबंधित था हमारा, है ना, तो विलग निकाय से संबंधित है। ये सब छोड़िए, देखिए यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कि आप विलग पढ़ते हैं, विलग को हम विलगित बोलते हैं, विलगित निकाय, जिसे हम आइसोलेट सिस्टम बोलते हैं। तो आइसोलेट सिस्टम जो संरक्षित होता है वो होता है आपका संवेग पर। संवेग को हम मोमेंटम बोलते हैं, आप जानते हैं। और आवेश पर, संवेग और आवेश दोनों पर काम करता है, मतलब चार्ज पे भी हमेशा संरक्षित रहता है। तो संवेग नहीं दिया, मान लीजिए आवेश दे दिया, तो आवेश भी सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 9वां प्रश्न की बात करेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते ना। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है m है और वेग जो है v है, तो उसका संवेग क्या होगा बता दीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर m है एवं वेग जो है v है, वेलोसिटी, तो उसका संवेग क्या होगा? तो संवेग जो है, अगर मान लीजिए संवेग बराबर हम पढ़े थे द्रव्यमान गुने मतलब वेग, मतलब m गुने v, तो m गुने v कहाँ है बताइए? तो यही है ना जी, ऑप्शन नंबर 3। क्या लगता है, सही है कि गलत बताइए, तब हम आगे बढ़ेंगे। बताइए, तो एकदम सही है। कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ ना, इसलिए क्लियर करता हूँ कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। घर्षण बल हमेशा जो है घर्षण बल जो है हमेशा गति के लगती है। तो गति के लगती है, ये सवाल अच्छा नहीं लग रहा है कैसा बकवास। मैं सवाल इसे ठीक करता हूँ। घर्षण बल हमेशा गति के क्या लगता है, क्या लगता है, कैसे लगती है बताइए। 10वां प्रश्न है, तो हम बताने कि भाई उल्टी दिशा में लगेगा नहीं गति। घर्षण बल अगर आप मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे वस्तु है, तो इसको ढकेलने के लिए आप थोड़ा पीछे करिएगा तब ना आगे जाइएगा जी। चलिए, उल्टा दिशा में लगता है। चलिए 11वां प्रश्न क्या है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है बता दीजिए। तो 11वां प्रश्न है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो हम बताएंगे 1 न्यूटन बराबर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न आ जाइए। एक वस्तु में बल लगाने से उसकी क्या होगी? एक वस्तु में बल लगाने से उसकी क्या होगी? गति परिवर्तित होगी, नहीं होगी, क्या होगा? तो हम बताएंगे गति परिवर्तित होती है। अगर बल लगाइएगा तो गति परिवर्तित होगा नहीं जी। 13वां प्रश्न क्या है कि जड़त्व का गुण किससे संबंधित है? तो देखिए, जड़त्व का गुण ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हम ऑप्शन नंबर 4 सही लगाएंगे, मात्रा से है। लेकिन अगर देखा जाए मात्रा मतलब मास मतलब द्रव्यमान से है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए 14 प्रश्न क्या है कि संतुलित बल से जो है वस्तु का जो है क्या परिवर्तित हो सकता है? तो संतुलित अगर बल है, मतलब बैलेंस में बल है, तो वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है? क्या परिवर्तित होगा? वेग परिवर्तित होगा, त्वरण होगा, विस्थापन होगा, क्या होगा? तो हम बताएंगे भाई इसका आकृति परिवर्तित होगा, बस और कुछ नहीं, आकृति होगा। अगर 15वां प्रश्न है, ठीक है, 15वां सवाल क्या है कि बल की परिभाषा जो है न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? तो न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होगा बताइए, तो जानना चाहते हैं? तो बल की अगर परिभाषा देखा जाए, ठीक ना, तो ये न्यूटन के प्रथम नियम से होगा, जड़त्व के नियम कहा भी जाता है, याद रखिएगा। तो ये है आपके 15 प्रश्न। ठीक है, अब ये हो गए बल और गति। अब चलेंगे अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। अध्याय 10 से सवाल हम चलेंगे गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, पहला सवाल है किसी वस्तु का पृथ्वी के तरफ गिरना किस बल के कारण होता है? तो किस बल के कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होगा, जो भी होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होगा ना, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न भी आसान प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को जो है किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया अगर आपसे ये पूछेगा तो हम जानते हैं न्यूटन दिया था। कौन दिया था? ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन दिया था। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरे प्रश्न की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक होता है, नियतांक मान कितना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो आप जानते हैं कि 6.673 तो होता है, ये क्लियर है, ठीक है। लेकिन पावर उस पर कितना होगा ये बात होता है। तो नियतांक के हिसाब से अगर देखा जाए तो नियतांक जो है आपका डी जो है वो सही है, 10 पे पावर -11 होता है, ये बात याद किया। तो गुरुत्वाकर्षण के नियतांक मान पूछे या जी का पूछे तो बताना है 6.673 गुने 10 पे पावर -11 लिखना है।
चलिए अब बात करते हैं, चौथे प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है तो कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको जवाब देना है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप बता दीजिए, कमेंट कर सकते हैं। अब बात है कि नियतांक के हिसाब से हम जान गए कि नियतांक अगर पूछता तो 6.673 है गुने 10⁻⁻11 है। लेकिन यहाँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है ही नहीं। अब गुरुत्वाकर्षण हम न्यूटन को टिक लगाए तो न्यूटन तो है लेकिन इस ऑप्शन में है ही नहीं। समझ गए। अब जैसे माइंड में तो आएगा सवाल कि इनमें से कोई नहीं है तो कौन सा है। तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें से ये भी सही हो सकता था, ये भी सही हो सकता था, ये भी सही हो सकता था, ये भी होता, लेकिन क्यों नहीं हुआ, कारण है क्योंकि ये तो पक्का हो जाता है, ये सही पक्का हो जाता, लेकिन ये भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि सिर्फ -2 कर दिया इसलिए गलत हो गया। नहीं तो एन एम स्क्वायर, याद रखिएगा एन एम स्क्वायर के जी स्क्वायर है, मतलब 2 है, यही सूत्र है। ठीक है, न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर कर सकते हैं, हो जाता, बस यही था और कुछ नहीं था। आप चाहते तो इसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, है ना, एम क्यू कर सकते हैं, एम पे पावर 3 चढ़ा सकते हैं और के जी को -1 कर सकते हैं और एस को -2 कर सकते हैं। ये भी फॉर्मूला है, लेकिन हमको इसमें से कोई नहीं है। तो मेन सूत्र जो था मैंने बता दिया कि एन एम स्क्वायर के जी स्क्वायर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी से इंडिकेट करेंगे तो जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। ये बात तो सत्य है ना, आप बताइए क्या मैंने सही लगाया, ठीक तो एकदम सही लगाया, इसमें कोई शक नहीं है। 6 सवाल क्या है बता दीजिए। 6 सवाल है कि चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी के जी मान का गुना होगा, तो कितना गुना होगा ये पूछ रहा है। अगर मान लीजिए चंद्रमा पर अगर देखना है, भार देखना है, पृथ्वी के मान के हिसाब से देखना है, जी के मान से, गुरुत्वाकर्षण के मान से देखना है, तो हम जानते हैं 1/6 भाग पढ़े थे, बस इसको सवाल घुमा दिया है। तो पृथ्वी पर और चंद्रमा में अंतर अगर आपको देखना तो 1/6 भाग के हिसाब से आपको मिलेगा। तो क्या छठे प्रश्न का टिक 3 लगा दें, तो एकदम 3 लगाइए, कोई शक नहीं है। अब 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है कि एक वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है 5 केजी है। क्या है, 5 केजी है। तो पृथ्वी पर जो है इसका भार क्या होगा। तो एक वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है 5 केजी है, चंद्रमा पर 5 केजी है, तो पृथ्वी पर कितना होगा, तो हम जानते हैं 30 हो जाएगा। क्या ये बात सत्य है, 30 क्यों हो जाएगा, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। आपके अनुसार क्या लगता है, तो होगा क्योंकि 1/6 भाग है ना जी, 5 भार है 5 केजी, तो 1/6 के हिसाब से 1 अगर करें मल्टीपल तो 6 बचे 30 होता है केजी। आप कैलकुलेशन बाद में बताएंगे, अभी तो 5 केजी 1/6 भाग के हिसाब से कर दीजिए गुना, है ना। मतलब 1/6 भाग मत रखिए क्योंकि भार है तो 1/5 1/5 गुना 1/6 कर दीजिए तो 30 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए 8वें प्रश्न की बात करें, वो लॉजिकल लगा सकते हैं, मैथ का है। 8वां प्रश्न है कि दाब, प्रेशर, दाब का एसआई मात्रक। तो दाब का एसआई मात्रक था पास्कल पढ़े हैं भाई, हम तो ये जानते हैं, लेकिन सूत्र के रूप में नहीं पढ़े हैं। लेकिन इसका आंसर होगा, क्या होगा, ये हम पहला, अगर मेरा पिछला सेट देखते आ रहे हैं तो आप इस सेट को देख सकते हैं। तो बताइए 8वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 8वां प्रश्न है इसका एन एम स्क्वायर, एन बटा एम स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर स्क्वायर आएगा। बल बराबर कितना होता है बताइए, सिंपल सवाल, बल बराबर क्षेत्रफल तो होता है, तो क्या क्षेत्रफल, दाब गुने क्षेत्रफल होगा, संवेग गुने क्षेत्रफल होगा, तो बल है तो संवेग तो होना ही चाहिए। क्या लगता है आपको, तो नहीं, बल बराबर होता है दाब गुने क्षेत्रफल। संवेग तो हमारा है, बल से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पे सूत्र है बल बराबर दाब गुने क्षेत्रफल। यही बात सत्य है। 9वां प्रश्न का 1। अच्छा अब बात करते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाब, जो दाब है, प्रेशर है, कि इकाई नहीं है, इकाई नहीं है, दाब का इकाई नहीं है, बताइए। तो इसका जवाब आपके पास है न्यूटन। दाब का न्यूटन नहीं हो सकता। 10वां प्रश्न का जवाब 4। चलिए 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न, टोटल 20 क्वेश्चन है इसे। 11वां प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित होता है। तो न्यूटन का तीसरे नियम पर हम कहेंगे। क्या लगता है आपको, तैरते हैं तो विपरीत क्रिया करते हैं, नहीं जी, पानी को ढकेलते हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं, तो नहीं, ये भी सही बात नहीं है। लेकिन तैरना किस नियम पर आधारित है, गुरुत्वाकर्षण पर है, नहीं, न्यूटन का तीसरे गति, न्यूटन का गति के नियम पर तो मानते हैं, लेकिन कौन सा नियम पर है ये तो क्लियर ही नहीं किया है।
ये भी नहीं मानेंगे। अब देखिए उत्प्लावकता बोलेंगे, अब ये उत्प्लावकता क्या होता है भाई, किससे संबंधित होता है? आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं तो रुकिए मैं बता दूंगा। लेकिन इससे पहले आप ये सोचिए कि किसी भी वस्तु का तैरना अगर देखा जाए तो हम तैरते तो हैं पीछे फेंक देते हैं पानी। आप इस पे सोचिए, तो बताइए। तो हम बोलते हैं इंग्लिश में आगे इसे हम सीख लेते हैं, वायुवंशी बोलते हैं। वायो वायुवंशी बोलते हैं, मतलब इसका उच्चारण जो इंग्लिश में लिखा जाता है BUO लिखा जाता है, ठीक है। अब YANCAY लिखा जाता है, NCAY लिखा जाता है, वायुवंशी लिख रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई वस्तु आप डूब रहा है, ठीक है, तो कैसे ऊपर आएगा, तो उसी पे आधारित ये सवाल बना है, समझ गए। चलिए और भी डिटेल बाद में। 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है कि पानी का अपेक्षित घनत्व जो होता है, डेंसिटी होता है, वो कितना होता है, बताइए। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम इसका जवाब देंगे 10Q, kg m माइनस क्यू कर देंगे, मतलब कि 10 पे पावर 3 kg मतलब किलोग्राम, मीटर माइनस 3 कर देंगे, पावर चढ़ा देंगे, मीटर पे माइनस 3 चढ़ा देंगे, ठीक है, यही सूत्र है। अगर मान लीजिए 13वां प्रश्न आपसे पूछिए, 13वां प्रश्न है कि हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए या मापने में प्रयुक्त होता है, वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोमीटर जो होता है वो द्रवों के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है, वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है, बताइए। तो ये होता है आर्किमिड्स के सिद्धांत पर होता है। आर्किमिड्स मतलब आर्किमिडीज जो होते हैं वो वैज्ञानिक थे, उन्हीं के सिद्धांत पर यह हुआ था, याद रखिएगा। 14 प्रश्न आ गए सवाल। 14 प्रश्न है कि किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से जो है हर एक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है। तो किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हर एक बिंदु पर जो है दाब उतना ही बढ़ जाएगा, मतलब हर बिंदु पर अब दाब बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाता है। तो किस नियम पर? तो पास्कल के नियम, दाब से संबंधित कौन है? पास्कल, पास्कल का नियम होगा। क्या लगता है आपको इसमें क्या सही होना चाहिए? पास्कल का ही नियम होगा ना, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल, ऐसे याद रखिए। चलिए 15वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 15वां प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय जो त्वरण होता है, जी का मान जो होता है, क्या होगा? अगर ऊपर की ओर जाएगा तो घटेगा कि बढ़ेगा? ये समान रहेगा, बताइए। 15वां प्रश्न का बात करते हैं तो घटेगा, घटता है, ऊपर जाएगा तो। चलिए 16वां प्रश्न आ चुके हैं। 16वां प्रश्न क्या है कि एक वस्तु को ऊपर जाने में 30 समय लगता है, मतलब समय लगता है, तो ऊपर से नीचे आने में समय लगेगा, कितना लगेगा? क्या कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? ये बहुत सिंपल सवाल है, आप बता दीजिए। तो टी के बराबर ही लगेगा, जितना जाने में उतना आने में लगेगा। चलिए समय को उतना ही लगेगा। 17वां प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार पानी के अंदर क्या होता है? तो हल्का होता है, समान रहता है कि घट जाता है कि बढ़ जाता है? तो हम बताएंगे भाई घट जाता है ना जी, पानी में डूबिएगा तो तैरते हैं ना, घट जाता है। इसलिए देखते हैं पानी में से कोई भी वस्तु खींचने में आसानी होती है, लेकिन ऊपर निकालने में, पानी के बाहर निकालने में हालत खराब हो जाती है। अब देखिए दो कण के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस के किस प्रकार संबंधित है, बताइए। तो देखिए समानुपाती के रूप में हम आपको बताना होगा, ये जो सिंबल दिखाया जाता है वो समानुपाती को बताता है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुपात समानुपात पढ़े होंगे, उसमें समानुपाती का बात करता है। तो डी किस प्रकार से संबंधित होता है? तो हम बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हम 18वां प्रश्न का जवाब देंगे कि समानुपात होता है 1/d स्क्वायर, 1/d स्क्वायर, समानुपाती करके होता है, याद रखिएगा। चलिए 19वां प्रश्न है कि द्रव के अंदर जाने पर जो है दाब का मान कितना होगा? अगर द्रव के अंदर जा रहा है तो दाब का मान कितना होगा, प्रेशर का मान कितना होगा, बताइए। तो इसका भाई बढ़ता है, दाब जो बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा, बताइए। तो ये घटता है, जी का मान घटता है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं अध्याय 11। इसमें भी सवाल हमारे अच्छे खासे हैं, कार्य तथा ऊर्जा से संबंधित हैं, ये भी है, फिर हमारा ध्वनि है, उसके बाद हमारे पास और 3 टॉपिक हैं। हम जहां तक होगा हम आज क्लियर करेंगे, याद रखिएगा।
11 कार्य और ऊर्जा से संबंधित अब मॉक टेस्ट होगा। पहला सवाल है कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक बता दीजिए। तो कार्य का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो जूल बता देंगे, ये तो हम जानते हैं। चलिए आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है सुनिए। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है, तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है तो कैसा होता है बताइए। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य अगर आपसे पूछ रहा है तो हम बताएंगे ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगर आपसे पूछा जाए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है बल की दिशा अगर विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं विस्थापन को। तो बल के दिशा अगर विस्थापन के लंबवत हो तो कार्य होता है। तो बताइए किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा बताएंगे। तो विस्थापन है तो शून्य होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसी जगह रहेगा। अब चलते हैं गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य अगर पूछे तो हम बताएंगे एम जी एच बताएंगे, एम जी एच होता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। कार्य किया जाता है एम जी मीटर ग्राम घंटा, ऐसे याद कर सकते हैं तोड़कर। पांचवा प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक बता देंगे। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछ रहा है तो हम बताएंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं। तो केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर ऐसे कर दिए, नहीं तो सेकंड स्क्वायर कर दिए, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए गतिशील ऊर्जा का सूत्र बताइएगा होता है। तो गति में जो है गतिशील ऊर्जा का सूत्र क्या होगा बताइए। 1/, कितना होगा बताएंगे। 6 प्रश्न का जवाब दीजिए आपके पास है तो हम बताएंगे 1/2 एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर होगा, एम मने मास, टी मने वेलोसिटी। यहाँ पे है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जो है 3 मीटर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, मतलब गति है। तो वस्तु का गति ऊर्जा, तो गति ऊर्जा को हम शॉर्ट में के ई से इंडिकेट करते हैं। इसका सूत्र होता है गति ऊर्जा का 1/2 एम वी स्क्वायर। अभी पढ़े गति का सूत्र पढ़े ना, 1/2 एम वी। एम कितना है हमारा? 10 केजी है। 1/2 गुने कितना है? 10 केजी है द्रव्यमान। और भी कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 से काट दिए 10 को तो 5 आ जाएगा। तो 5 गुने स्क्वायर था तो 3 का 9 हो जाएगा, तो 45 जूल हो जाएगा, 45 जूल हो जाएगा। 9 से 5 में गुना करिएगा तो 45 जूल हो जाएंगे। क्लियर हो गए। चलिए 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न है कि ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा को कहते हैं। तो ऊंचाई से, हाइट से संबंधित ऊर्जा को क्या कहेंगे बताइए। 8वें प्रश्न का जवाब दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो स्थित ऊर्जा कहा जाता है। याद रखिएगा ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा को हम स्थित ऊर्जा कहेंगे। अगर मान लीजिए 9वां प्रश्न पूछे 1 वाट बराबर कितना होता है, तो 1 वाट बराबर अगर आपसे पूछ रहा है तो हम बताएंगे 1 जूल बटा 1 जो है क्या होता है बताइए, 1 सेकंड होता है। 1 जूल बटा 1 सेकंड बता दीजिए, चाहे 1 जूल बटा समय भी बता सकते हैं। चलिए 10वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? शक्ति का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछ रहा है तो जूल में तो होगा, लेकिन क्या होगा बताइए। तो जूल सेकंड हो जाएगा शक्ति का, अब जानते हैं। चलिए आगे चलेंगे। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने वाला जो दर होता है, रेट जिसे बोलते हैं, कहते हैं। तो कार्य करने वाले दर को क्या कहेंगे, मतलब कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? डायरेक्ट सवाल है। ऊर्जा कहेंगे, शक्ति कहेंगे, क्या कहेंगे? तो हमें लगता है इनमें से कोई नहीं कहेंगे। क्या क्या लगता है आपको? 11वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो शक्ति कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 1 किलोवाट घंटा आपके पास है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है बता देंगे? बता देंगे, बहुत आसान सवाल है। 12वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे 3 दशमलव कितना बताइएगा? 3 दशमलव 6 गुने 10 पे पावर, मतलब 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल होता है। चलिए ये भी हो गए। अब बताइए एक यूनिट का अर्थ, ये सब इजी सवाल है इसलिए समय दे रहा हूं कि आप बताइए एक यूनिट का अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए। एक यूनिट का अर्थ क्या होता है? 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो होगा 1 किलोवाट घंटा होता है। चलिए ये भी क्लियर हो गए।
14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है, एक हीटर की जो है, एक हीटर की घोषित शक्ति जो 1000 वाट है, क्या है? 1000 वाट है। तो 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगी? तो यह 10 घंटे में कितना ऊर्जा देगा, ये बताइए। बताएंगे, 14वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये है 10 यूनिट देगा। 1000 वाट मान लीजिए है आपके पास वोल्टेज है, ठीक है? 10 घंटे में क्या करेगा? तो 10 यूनिट देगा। समझ गए? अब आराम से इससे सीख जाइए यूनिट निकालना। 16वां प्रश्न है, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर स्थित ऊर्जा क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा? 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो बढ़ती है। स्थित ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। 17वां प्रश्न क्या है? एक 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से जो है 10 मीटर की ऊंची पर, मतलब ऊंचाई पर है, उस वस्तु की स्थित ऊर्जा क्या होगा? और जी का मान दिए हुए, जी का मान है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्थित ऊर्जा आपसे पूछ रहा है, स्थित ऊर्जा क्या होगा बताइए। गति ऊर्जा का तो आप सूत्र निकालिए 1/2 mv स्क्वायर निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे स्थित ऊर्जा पूछ रहा है, बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। तो देखिए, आगे स्थित ऊर्जा का मान देखा जाए तो स्थित ऊर्जा को हम पी ई से इंडिकेट करते हैं। मतलब स्थित ऊर्जा बराबर होता है, कितना होता है बता देते हैं, मास गुने, याद रखिएगा, जी गुने आप एच कर सकते हैं। एच मैंने हाइट होता है और जी मैंने ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का मान है। तो एम कितना था हमारा? 10 केजी, ठीक है, ये क्लियर हो गए। अब हमारा जी कितना है? 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गए। अब बचा क्या मेरा? हाइट कितना है? 10 केजी, 10 केजी। अब सोचिए 10 केजी को गुना करिए, कितना आएगा बता दीजिए, बताइए। तो 10 केजी 10 केजी 1000 जूल। तो 1000 जूल कहाँ है आपका? बहुत ही सवाल है। 1000 जूल यहाँ है आपका, है ना? क्लियर हो गया। सूत्र जानिएगा तो आराम से निकल जाएगा। और बात करें यहाँ पे, पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु की स्थित ऊर्जा होता है, बताइएगा, एक मिनट रुक जाइए, बताइए। पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु की स्थित ऊर्जा होता है तो कितना होगा? स्थित ऊर्जा शून्य होगा क्या? बताइए। तो शून्य ही होगा। चलिए 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है, एक वस्तु दो पथ से बिंदु ए से लेके बिंदु बी की तरफ जाता है, ए से लेके बी की तरफ जाता है, ठीक है, मान लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा यदि दोनों एक समान बल लग रहा हो? मतलब ए का भी और बी का भी एक समान बल लग रहा है तो क्या होगा? तो क्या होगा ये बताइए। तो W1 बराबर W2 कर देंगे, यही आंसर तो हमको लग रहा है सही होगा, एकदम यही है। बराबर है तो बराबर नहीं होगा ना, वर्क तो एक ही है ना, W1 प्लस W2, मतलब W1 बराबर W2। चलिए 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है, देख लीजिए कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार स्थित ऊर्जा और गति ऊर्जा, मतलब स्थित ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा बराबर कितना होगा? तो स्थित ऊर्जा और गति ऊर्जा अगर है तो दोनों को प्लस करने और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार तो इन दोनों में क्या होगा, बराबर क्या निकलेगा, यही सवाल है। शून्य होगा, क्या होगा बताइए। तो अचर होगा। अचर क्या होता है भाई, यही शब्द थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, अचर का मतलब है कि कोई समान, एकदम मतलब समान है, इसमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा, यही अचर होता है। चलिए 21 सवाल है आपके सामने कि तीर के किसी तीर के एक सिरे को धनुष की जो तनी हुई डोरी होती है, जो अर्जुन का तांडी भी ये गांडी भी याद रखिए, अर्जुन का गांडी, है ना, धनुष, धनुष की जो रस्सी होती है उस पे तनी हुई डोरी पर रख कर खींचने से उसमें ऊर्जा जो है संचित हो जाता है, खींचने से ऊर्जा संचित होता है। तो यह ऊर्जा कौन सा होगा, स्थित ऊर्जा होगा या गति ऊर्जा होगा, बताइए। 21 का सवाल का जवाब दीजिए। तो ये होगा दूसरा, स्थित ऊर्जा। क्या होगा? स्थित ऊर्जा होगा। चलिए 22 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होगा बताइए। तो कार्य का मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर होता है। 23वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? अदिश राशि कौन सी है जिसमें व लगे अदिश है,
कि जिसमें व लगे वो सदिश है, बताइए। तो व वाला शब्द हमेशा सदिश में रखेंगे, आ वाले शब्द में आदेश में व शब्द नहीं होगा। क्या ये बात सत्य है, बताइए। हम ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, तब आप आंसर दीजिए, तब आप आंसर दीजिए। आवेश होगा, आवेश सदिश है, आवेग है, संवेग है, बल है, ये सब में आपको सदिश राशि होगा। देखिए इसमें भी वह है, लेकिन आवेश है आदेश हो जाएगा, लेकिन आवेग वेग है तो सदिश हो जाएगा, संवेग वेग है, इसमें बल है वह है, तो ये सदिश हो जाएगा। अब परिणाम और दिशा दोनों में होता है तो वो क्या होता है, बताइए। और जिसमें परिणाम और दिशा नहीं होता उसे क्या कहते हैं, बताइए। इतना तो बता ही सकते हैं, इतना दिन से तो आप देख रहे हैं। 24 सवाल है, समर्थ का ईशाई मात्रक क्या होता है। ईशाई मात्रक क्या होता है, समर्थ, बताइए। ये आप टिक लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। 24 का जवाब दीजिए। तो वाट और जूल होगा। समर्थ मतलब शक्ति, शक्ति किसके पास है, आपके पास, वाट और या जूल में, बताइएगा। चलिए 25 है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी, बता दीजिए। 25 का जवाब दीजिए। तो उसे हम ऊर्जा कहेंगे, एनर्जी होगा तभी तो करवाइएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। अब देखिए 26 सवाल है कि 1/2 mv², बताइए किसका मात्रक है। तो गति ऊर्जा का है, जस्ट अभी हम इस पे क्वेश्चन मारे हैं, टिक लगाए हैं, है ना। यही स्थित ऊर्जा का सूत्र दूसरा हो जाता है, m गुने g गुने h हो जाता है ना। 27वां प्रश्न, घड़ी को चाबी देने में किस ऊर्जा का संग्रह होता है। घड़ी में चाबी होता है ना, अब घड़ी में चाबी देना तो किस ऊर्जा में होगा, स्थित ऊर्जा में, गति ऊर्जा में, कि कुछ भी नहीं होगा, बताइए। 27 बताइए। तो स्थित ऊर्जा होगा, चाबी देना स्थित ऊर्जा है। चलिए 28 सवाल है, किसी वस्तु या एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रहा है और उसकी स्थित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अगर कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी उसमें क्या परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछेगा, तो आपको बताना है घटेगा और क्या, नीचे की ओर गिरेगा तो। चलिए 29 सवाल है कि अपने सिर पर ईंट रखकर एक मजदूर क्षैतिज सड़क पर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, वर्टिकल रूप से बोल सकते हैं, जा रहा है, हॉरिजॉन्टल बोल, ठीक। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो जाने में क्या परिवर्तन होगा, बताइए। क्या इसमें अधिक काम लगेगा, मतलब टेढ़ा मोढ़ा जा रहा है, बताइए। तिरछे भाग रहा है, बताइए। क्षैतिज, तो इसमें जो है कोई कार्य नहीं करता है, या देखिए कोई कार्य नहीं करता है। इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो सवाल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिए। इसको हम क्लियर करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन को इसलिए क्लियर करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है मेरे पे। लेकिन आपको अगर सही लग रहा है तो ठीक है, यूज कीजिए। मतलब ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई कार्य नहीं लगते हैं। अगर 36 सड़क पार करना है तो आपको एक स्थान से दूसरा स्थान जाने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कार्य हमेशा लगता है वही लगेगा, सेम सेम। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बता देता हूँ, नहीं तो कहिएगा कि गलत बता दिए सर। चलिए 30वां प्रश्न है, यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, बताइए। यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, आपसे यही सवाल है। तो ये है नियत रहती है, नियत रहेगी, कोई प्रभाव आपको नहीं दिखेगा, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, जैसे जा रहा विचार जा रहा है। 31 सवाल है कि समर्थ, समर्थ मतलब शक्ति, पावर, ऊर्जा किस प्रकार की भौतिक राशि है, बताइए। समर्थ में क्या होगा, बताएंगे। तो भाई अदिश होंगे, क्योंकि वह इसमें नहीं है, ऐसे लगा दीजिए अदिश राशि। 32 सवाल, जूल के स्थान पर किस मात्रक का प्रयोग जो है कर सकते हैं। तो जूल के स्थान पर हम किस मात्रक का इस्तेमाल करेंगे, वाट का करेंगे। क्या लगता है आपको, मैंने सही लगाया, ठीक, कमेंट कीजिए। ये गलत लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब न्यूटन मीटर है तो टेंशन किस बात का, न्यूटन बटा न्यूटन मीटर,
33वां सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, क्यों बता देते हैं। क्योंकि 33वां का सवाल ही जो सवाल है उस अनुसार है। क्या सवाल है सुन लीजिए। 2 किग्रा द्रव्यमान का पिंड कुछ बल लगाकर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल कहिए फेंका जाता है तो 5 मीटर की ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी पर वापस आ जाता है। तो इस संपूर्ण क्रिया में पिंड पर किया गया संपूर्ण कार्य कितना होगा। तो देखिए जानने वाला सिर्फ दे रहा है, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए, अगर विस्थापन के रूप में देखें तो 0 आएगा, 0 जूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं 0 जूल। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऊपर जाने वाले के हिसाब से देखें तो 100 जूल होगा, जो कि हम 10 2 5 कर दीजिए, है ना। तो 100 जूल होगा। लेकिन यहाँ पे ये आंसर के हिसाब से ऑप्शन जो है 0 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। क्योंकि इसका सूत्र के हिसाब से आप अगर देखें, सूत्र के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो देखिए वर्क बराबर क्या होता है, m गुने g गुने h होता है। तो अगर इस हिसाब से देखिए तो वर्क का 100 जूल होगा, तो विकल्प 1 सही है। लेकिन अगर हम मान लीजिए पूछा जाए तो s बराबर होना चाहिए 0, क्योंकि इसलिए होना चाहिए कि जब पिंड जो है जमीन के ऊपर फेंका गया है, ठीक है, और वह वापस घूम कर आ रहा है पृथ्वी पर, तो उसका जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है, इसके कारण इसका पिंड का कुल विस्थापन होगा। विस्थापन होगा तो 0 विस्थापन होता है, ये आप जानते हैं। क्लियर बात है। तो वर्क बराबर F गुने 0 कर दीजिए, 0 हो जाना चाहिए फोर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए 30। एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है। 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, तो मशीन की सामर्थ्य कितनी होती है, शक्ति कितनी होती है, पावर कितनी है, बताइए। बताइए। तो देखिए यहाँ पे सूत्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब मान लीजिए सूत्र अगर देखें, सामर्थ्य का मतलब पावर, शक्ति हम मैंने बोला ही। तो P बराबर कितना होगा, P बराबर होता है W बटा कितना होता है T, मतलब समय का T। तो याद रखिए W कितना है हमारा 200 जूल, ठीक है। और सेकंड मतलब समय कितना है 8 है। 8 से भागा दीजिएगा तो 25, 8 गुना कीजिएगा तो 200 आता है, तो 25 वाट हो जाएंगे। वाट में बदल गया ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 35 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि जब किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाता है तब इसका परिमाण जो होता है प्राप्त होता है। तो कितना परिमाण होता है, क्या परिमाण होगा इसका, बताइए। हम जानना चाहेंगे आपके कमेंट से। तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुनी होगी, जब दुगनी है वेग तो 4 गुनी हो जाएगी गति ऊर्जा। 36 प्रश्न। किसी पिंड का द्रव्यमान आधा और वेग दुगना करने पर उसकी गति ऊर्जा में क्या परिवर्तित होगा। तो देखिए अगर द्रव्यमान आधा है और वेग दुगना है तो 4 गुना गति ऊर्जा हो जाएगा। कि परिवर्तन होगा कि नहीं, बताइए। 36। तो याद रखिएगा दुगनी ही रहेगी। जब आधा द्रव्यमान है और दुगना ये वेग है तो गति ऊर्जा का परिवर्तन होगा नहीं जी, दुगना हो जाएगा। बेचारा आधा और दुगना में काट दीजिएगा, दुगना ही रह जाएगा, जैसा का तैसा रह जाएगा बेचारा। चलिए और भी डिटेल जितना देना था न्यूमेरिकल में मैंने दे दिया, और समय नहीं देने की आवश्यकता है। 1 किलोवाट बराबर होता है, बताइए 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो बताएंगे इनमें से कोई नहीं होगा। 1 किलोवाट बराबर होता है 1046। अश्व सामर्थ्य होता है नहीं। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। कितना होता है बताइए, कमेंट कीजिए, है ना। तो इसमें ऑप्शन तो है नहीं, 1000 वाट होगा, कौन नहीं जानता है। चलिए 38वां प्रश्न है। 38वां प्रश्न है, एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 3 गुना करने पर उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, गति ऊर्जा क्या होगा, बताइए। तो ये 9 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी है तो 9 गुनी, जब 2 गुनी है तो 4 गुनी होती है, तो 3 गुनी 9 गुनी, बात खत्म। चलिए ये हो गया। अब चलिए ध्वनि अध्याय 12 खत्म करते हैं। 9 क्लास का अध्याय 12 है, चलिए खत्म करते हैं। अध्याय का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है। अरे निर्वात में ध्वनि का वेग 0 हो जाएगा जी, वैक्यूम सिर्फ प्रकाश से संबंधित है निर्वात। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सवाल है कि 30 सवाल है इसका, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या क्या होती है। एकांक समय में मतलब एकांत समय ले लीजिए आप, उस समय दोलनों की जो है घड़ी जो होती है उसका कुल संख्या जो होता है क्या कहलाता है, मतलब दोलन का समय जो होता है, बताइए। सवाल है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, अरे ध्वनि से संबंधित फ्रीक्वेंसी ही होगा ना, और क्या होगा, दोलन आवाज ही देता तो होगा।
ऐसे इसमें याद रखिएगा। आवृत्ति, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा भाई? आवृत्ति का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना है सेकंड -1 बता देना है, पावर पे चढ़ा देना है, सेकंड पे s-1 कर दीजिए। चलिए आगे चलेंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है मानवों में ध्वनि की श्रव्यता या श्रव्यता का औसत जो होता है परास क्या होगा? औसत परास क्या होगा बताइए। मानवों में ध्वनि की श्रव्यता का औसत परास है, क्या है बताइए? तो 20, मानव का जो सुनने की शक्ति है 20,000 से लेके 20,000, मतलब 20 हार्टेज से लेके 20,000 हार्टेज तक होता है, मतलब 20 से लेके 20,000 हार्टेज तक, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि ध्वनि का वेग, आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य, जिसे हम एंगस्ट्रम भी इंडिकेशन में देते हैं, ठीक है। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का सिंबल है ये, ध्यान रखिएगा, में संबंधित मतलब संबंध है। तो क्या संबंध है बताइए। तो देखिए बात यहाँ है कि ध्वनि का वेग बराबर अगर देखा जाए या तरंगदैर्घ्य का देखा जाए तो तरंगदैर्घ्य बराबर कितना होता है, तो हम बताएंगे तरंगदैर्घ्य बराबर नहीं आएगा, हम बताएंगे वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गए। चलिए 6 प्रश्न है, एकांक क्षेत्रफल से जो है 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की जो है ध्वनि की क्या कहलाती है, क्या कहलाएगा? तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से अगर एरिया के हिसाब से देख रहे हैं, 1 सेकंड में गुजरने वाली जो ध्वनि है, ध्वनि ऊर्जा जो होती है, ध्वनि की क्या होगी? आवृत्ति होगी, वेग होगी, तीव्रता होगी, क्या होगी? अरे भाई हम जानते हैं तीव्रता के हिसाब से होगा ना जी, तो तीव्रता कहलाएगा और क्या कहलाएगा। चलिए वेग बराबर कितना होता है, तो वेग बराबर अगर सूत्र देखा जाए तो तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति, पढ़े तो अभी हैं, मतलब कि इंडिकेट कैसे किए थे, ऐसे किए थे और आवृत्ति का भी छोटा सा करिए थे, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य होगा, तो वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति होता है जी, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए ये भी खत्म। 8वें प्रश्न का जवाब दीजिए। 8वां प्रश्न क्या है बताइए। बाहरी कान को कहते हैं, तो बाहरी कान को क्या कहिएगा? कर्णपटल कहेंगे, क्या लगता है आपको? तो नहीं, कर्ण पल्लव कहते हैं, पलक है ना जी, कान हमारा पंख है ना, पलक है, ऐसे याद है, पल्लव, कर्ण पल्लव, कर्ण मतलब कान। चलिए 9वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है बताइए। मतलब कि निम्नलिखित में से किसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है? माध्यम मतलब ध्वनि की जरूरत होती है, क्या लगता है आपको ये बात सत्य है? तो किसके संचरण के संचरण के लिए? तो ध्वनि के संचरण के लिए ना। 9वां प्रश्न का तो ध्वनि, ध्वनि पढ़ ही रहे हैं, तो इसका सब मिला के फिर 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू लाऊंगा, जो 80 प्रश्न पूछते हैं ना बीपीएससी में। ध्वनि का एक तरंग है, ध्वनि का तरंग क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है, यांत्रिक भी होता है क्या बताइए? तो एकदम यांत्रिक भी होता है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 11वां प्रश्न बताइए। मानव का जो कान होता है, मानव कान के किस भाग में जो है द्रव भरा होता है? मतलब मानव के जो कान होते हैं अंदर जो है लिक्विड भरा होता है, तो लिक्विड भरा होता है कहाँ पे भरा होता है? कर्णपल पल्लव जो पढ़े वो कान के आगे वाला भाग को बोलते हैं, ठीक है, बाहरी भाग को बोलते हैं, लेकिन अब कान के अंदर सबसे अंदर द्रव भरा होता है ना, तो बताइए। तो ये हमारा कर्ण वर्त बोलते हैं, वर्त मतलब अंदर, अंदर की ओर होता है एकदम। चलिए देखिए, किरण प्रकाशन में बोला था मैंने कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा मोड़ा गलत करता है। जैसे 12वां प्रश्न में है कि वैसे ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति जो है 20 हार्टेज है, 20 हार्टेज से कम होती है, ठीक है। तो 20 हार्टेज से कम होती है अगर आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि अश्रव होंगे, अवश्रव होंगे, क्योंकि 20 हार्टेज से कम वाली अगर होती है तो वो अश्रव में आते हैं। परश्व में जो आते हैं 20 हार्टेज, 20,000 हार्टेज से अधिक होता है, ठीक है। या देखिए, तो परश्व होते हैं जो कि चमगादड़ माना जाता है, जिसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं, और इंफ्रासोनिक जो होते हैं अश्रव होते हैं, जो कि 20 हार्टेज तक जो कि नहीं सुनाई देता है, तो कम भी नहीं सुनाई देगा ना ज्यादा। और श्रव मतलब होता है ऑडिबल, ऑडिबल मतलब होता है 20,000 हार्टेज से लेके 20 हार्टेज से लेके 20,000 हार्टेज तक सुनेगा। तो इसमें हार्टेज पूछ रहा है तो अश्रव होगा, पारश्व नहीं। पारश्व जो होता तो अगर पूछता 20,000 हार्टेज पूछता
से अधिक पूछता तब हम पारस्वर लगाते हैं, यहाँ कम पूछ रहा है तो ये अश्रव में रखिएगा, ठीक है। तीनों के बारे में जान लेते हैं। और ध्वनि की तीव्रता की इकाई अगर बात करें तो वाट मीटर स्क्वायर में हम भागते हैं। दूसरा प्रश्न है, चलिए 14 प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंगों में कंपन नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब आ जाइए 14 प्रश्न। अनुप्रस्थ तरंगों में बताइएगा, अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होगा, तो ये होगा कण के कंपन की दिशा तरंगे जो होती है उसकी दिशा में लंबवत होता है। बस इतना जान लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। संघनन माध्यम में, संघनन माध्यम में ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, एकदम संघनन एकदम घने वाले क्षेत्र में बताइए क्या होगी ध्वनि की जो होती है, एकदम एकदम आवाज जो जहां पर गूंजने उजने का आता है तो वहां पे बढ़ जाती है ना। आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी बढ़ाएगा तो ध्वनि की तीव्रता क्या होगी, तो बढ़ती है। और क्या, तरंग में क्या संचारित होता है, तरंग में क्या संचारित होता है बताइए, वेव में संवेग भी और ऊर्जा भी दोनों होंगे, ठीक है। संवेग भी और ऊर्जा भी दोनों होंगे। 18वां प्रश्न बताइए। 18वां प्रश्न है, कर्ण मध्य कर्ण मतलब कान का बीच वाला भाग में विद्यमान हड्डियां जो होती है कंपन को क्या करती है, बढ़ा देती है घटा देती है। मध्यकर्ण में जो विद्यमान होता है हड्डी का कंपन होता है वो क्या होता है, जो आपको दर्द उर्द कभी कभी महसूस करने वाली बात होती है तो बढ़ा बढ़ा देती है। 19वां प्रश्न है, ध्वनि जो परावर्तन का उपयोग होता है, ध्वनि परावर्तन का उपयोग किस यंत्र से होता है बताइएगा, तो लाउड स्पीकर से होगा क्या, क्या लगता है आपको, तो उपरोक्त से सभी होंगे। कर्ण तुर्क में, मेगाफोन में, लाउड स्पीकर, ये सब आते हैं, ठीक है। देखिए 20वां प्रश्न, धातु की भारी रचना के अंदर जो है टूट का पता लगाने में उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, धातु की अगर भारी रचना करना है और अंदर जो है टूट का पता लगाना है, टूटा है कि नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं है, या किसी चीज का कि यहाँ पे क्या आवाज से पता कर सकते हैं कि वो सही है कि खराब है, ठीक है। तो किसका उपयोग करते हैं, परस्पर तरंग का, शब्द तरंग का, या किसका करते हैं, बताइए। विश्व प्रश्न का जवाब दिए। तो हम परस्पर तरंगों का इस्तेमाल करते हैं ना जी, अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करेंगे तभी तो टूटा हुआ को जोड़ने का हिम्मत भी रखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 21। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, क्वेश्चन को समझिएगा, कुछ कुछ बकवास करते रहता हूँ बीच में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी बता दीजिए, 21 का सवाल का जवाब दीजिए। तो वो हार्टेज ने किया था। पूरा नाम है हैरिंच हैरिच रूडोल्फ हार्टेज। चलिए 22 सवाल, निम्नलिखित में से हार्टेज मात्रक क्या है, तो हार्टेज का अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी से संबंधित होगा, क्या लगता है आपको, बताइए क्या लगता है, तो एकदम फ्रीक्वेंसी से आवृत्ति से संबंधित है। तो चलिए, चंद्रमा जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा की गति जो है निम्नलिखित में से क्या, बताइए। तो ये जो है आवृत्ति गति कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी गति कहलाएगी। किसी गैस में कौन सी तरंगें उत्पन्न हो जाती है, किसी गैस में कौन सी तरंग जो है उत्पन्न हो जाती है बताइए, तो ये केवल अनुदैर्ध्य तरंग होता है, याद रखिएगा। चलिएगा 25 सवाल है कि अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंखलाओं में या श्रृंखलों में बांटा गया, श्रृंखलाओं में बांटा गया है, या दो श्रृंगों के बीच की दूरी कितनी होती है अनुप्रस्थ तरंग में, ठीक है। अनुदैर्ध्य नहीं, अनुप्रस्थ तरंग में बताइएगा। तो बता देंगे तो तरंग दैर्ध्य, मतलब अनुप्रस्थ तरंग में दो श्रृंगों के बीच
कि जो दूरी है कितनी होती है, तो तरंग दैर्ध्य की दूरी होती है। ये थोड़ा क्वेश्चन हटा दिए, ये हटा दिए। चलिए 26 सवाल है, अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम से कण जो है किस तरफ दोलन करता है, उसका जो कण है किस तरफ दोलन करेगा अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से, क्या दिखेगा। तो इसका सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, तरंग की गति के दिशा में समानांतर होता है, याद रखना है। ये सब सवाल छोड़ भी सकते हैं, ये सब सवाल छोड़ दिए। ध्वनि, हाँ ये देख लीजिए, ध्वनि की चाल सार्वत्रिक किस माध्यम में होता है, ये सवाल पूछा हुआ है, तो ठोस में होता है। और वायु में ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है, ये अगर आपसे पूछेगा तो आपको बता देना है कैसी होती है। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की आपको मिलेगा ध्वनि, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर, और अध्याय 13 देखते हैं, 13, 14, 15 है, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं आज ही खत्म हो जाए। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी अध्याय 13, हम बीमारी जो है क्यों होते हैं, मतलब यहाँ पे देना चाहिए था हमें बीमारी क्यों होते हैं। चैप्टर यही तो है, रुक जाइए एक मिनट, देखिए, हाँ हम बीमारी क्यों होते हैं यही लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे हमें बीमारी क्यों होते हैं। तो इससे पहला सवाल आपके सामने है कि वायरस से होने वाले रोग निम्नलिखित में से नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो वायरस से नहीं होता है, बताइए। तो डेंगू वायरस से ही होता है, इन्फ्लुएंजा क्या वायरस से होता है, एड्स तो होता है। अब ये दोनों में बताइए हैजा होता है कि नहीं होता है, बताएंगे। तो हम जानते हैं हैजा जो है वायरस से नहीं होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। चलिए बात करते हैं दूसरा प्रश्न है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे कि क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, एंथ्रेक्स ये भी बैक्टीरिया से होता है, लेकिन खांसी जुकाम जो है बैक्टीरिया से नहीं होते, ये एक तरह से वायरस है, ये आप रख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बैक्टीरिया संक्रमित रोग में उपयोगी है, मतलब बैक्टीरिया जो है संक्रमित रोग में उपयोगी होता है कि नहीं, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बताएंगे। तो इसका आंसर है आपके सामने 1, एंटीबायोटिक है भाई, संक्रमित रोग में उपयोगी है, एंटीबायोटिक के रूप में होता है, ऐसा नहीं समझिए इसको। चलिए चौथे प्रश्न की बात करें। चौथा प्रश्न है, वायु संक्रमण द्वारा होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो वायु संक्रमण द्वारा होने वाला रोग जो है निम्नलिखित में से कौन नहीं है, अगर आपसे पूछ रहा है तो आपका जवाब होना चाहिए 4, एड्स। वायु संक्रमण द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित से नहीं है, तो एड्स नहीं है, वो किसी न किसी संपर्क से या सुई या माध्यम कुछ भी हो सकता है, शारीरिक संपर्क ये सब भी हो सकता है। लेकिन निमोनिया, खांसी जुकाम, क्षय रोग ये सब जो होते हैं वायु संक्रमण हो सकते हैं, होते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है कि जो संक्रमित पेयजल होते हैं, जो दूषित जल होते हैं, पीने वाला जल से फैलने वाला रोग कौन सा होता है। तो देखिए डेंगू एक वायरस है, मच्छर से होता है। मलेरिया हमारा क्या होगा, हेपेटाइटिस और निमोनिया। अब डेंगू को तो छाड़ दीजिए, लेकिन ये 3 तो कंफ्यूजन कर दिया। निमोनिया भी बच्चों को करता है, बच्चों को निमोनिया ज्यादा होने की संभावना होती है, तो आप इसे भी आप काट सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस जो होते हैं ये संक्रमित पेयजल पीने से ही होता है। मलेरिया ये सब जो है आपको मच्छर उच्छर काटने से मलेरिया ये सब हो जाता है, मलेरिया मच्छर, ऐसे याद रखिए। मतलब आप बहुत अलग अलग ढंग से एक स्पेशल एक टॉपिक लाऊंगा हर बीमारी का, कि कौन सी बीमारी कैसे होती है, इस पे भी मैं लाऊंगा और इसका पूरा विश्लेषण करूंगा, ठीक है। इसमें क्लियर हो जाएगा क्या बीमारी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, इससे क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, सब लाऊंगा। लेकिन अभी ओएमसी को करवा रहा हूं तो ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है, बता दीजिए। तो वो है तीसरा, मधुमेह। मधुमेह चीनी, है ना। याद रखिएगा मेरा वीडियो में अगर कहीं कहीं जो वीडियो मैं पढ़ा रहा हूं और क्वेश्चन को कभी थोड़ा सा रिपीट करता हूं, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ रही है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, जल्द ही उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है रिकॉर्डिंग करते समय हो जाता है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है बताएंगे 7वां प्रश्न। तो एक है घेंघा, घेंघा रोग है, हम जानते हैं। और 8वां प्रश्न है, एनीमिया नामक बीमारी जो है किस पोषक तत्व की कमी से हो जाता है। एनीमिया किस पोषक तत्व की, मतलब कौन से ऐसे न्यूट्रिशन है जिससे कमी से हो जाती है, बता सकते हैं। तो 8वें प्रश्न का जवाब आपके पास होगा
आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है ना, लोहे की कमी से। और 9वें प्रश्न की बात करें, अस्कार्बिक जो है किस विटामिन की कमी से होता है? अस्कार्बिक जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है कि एंटीबॉडी है का निर्माण जो है किस कोशिका द्वारा होता है? एंटीबॉडी का निर्माण जो है किस कोशिका द्वारा होता है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे दूसरा, लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, याद रखिएगा। चलिए 11वां प्रश्न की बात करें। 11वां प्रश्न क्या है बताएंगे, बीसीजी टीके का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किस रोग को दूर के लिए मतलब किया जाता है? तो बीसीजी के टीका का प्रयोग जो हम करते हैं निम्नलिखित में से किस रोग को दूर करने के लिए किया जाता है, बताएंगे। तो ये है ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है, याद रखिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं। 12वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। 12वां प्रश्न है कॉलरा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? कॉलरा जो होता है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये जो होते हैं ऑप्शन नंबर 4 बैक्टीरिया के कारण होता है कॉलरा, है ना, समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है पीलिया निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया जो बीमारी होता है हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है? पीलिया। अब पीलिया का नाम सुनते ही आपको याद आया होगा लिवर, लिवर को ही तो प्रभावित करता है, यकृत को। 14 प्रश्न निम्नलिखित में से T20 का कारक है, T20 मैच नहीं, T20 कारक बताइएगा, बीमारी का कारक है, बताइए किससे संबंधित है, उसका नाम बताइए। T20 को और किस नाम से जानते हैं बताइए? तो इसका नाम माइकोबैक्टीरियम कहते हैं, उससे संबंधित है। चलिए 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु रोग है? तो कौन से जीवाणु रोग है जी बताइए, 15वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो यह है टिटनस, जीवाणु रोग है, बैक्टीरिया रोग है। चलिए 16वां प्रश्न निम्नलिखित में से संक्रमण रोग, निम्नलिखित में से संक्रमण रोग है, इस 4 ऑप्शन में संक्रमण रोग जो कि प्रभाव करता है, बाहरी प्रभावित है, संक्रमण है, संक्रमित हो चुका है भाई, बच के रहिए, है ना, इस तरह का सवाल आता है ना। चलिए तो यह है डिप्थीरिया, संक्रमण रोग है। 17वां प्रश्न निम्नलिखित में से टाइफाइड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो टाइफाइड जो होता है ये हमारा बैक्टीरिया माध्यम है ना टाइफाइड। लेकिन आप बताइए 17वां प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपको पूछ रहा है किसके द्वारा उत्पन्न होता है, उसका नाम बताइए, किसके द्वारा उत्पन्न होता है। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे तो यह है सी जेला, सी जेला या जेला भी बोलते हैं। 18वां प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ संक्रमण जो है सम्मिलित नहीं है। लेप्रेसी, लेप्रेसी जो है बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया संक्रमण है। एड्स जो है बैक्टीरिया संक्रमक, एड्स कैसे बैक्टीरिया संक्रमण होगा जी, सम्मिलित पूछ रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। एलिफेंटियासिस जो होता है ये होता है निमेटोड संक्रमण, ये नहीं। हाँ मलेरिया प्रोटोजोआ, समझ गए, मलेरिया प्रोटोजोआ याद रखिएगा, समझ गए, मलेरिया प्रोटोजोआ से संबंधित था। मलेरिया मैंने बोला था मच्छर से, है ना, याद रखिए। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से एड्स का क्या कारण है? एड्स का क्या कारण होता है? हार्मोन असंतुलित होना, यौन संपर्क होना। तो इसके हिसाब से तो भाई यौन संपर्क आंसर सही होगा। कभी कभी सुई से, जिसको एड्स है उसका सुई अगर मान लीजिए किसी में लग गया, उससे भी हो सकता है, होने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हैजा तथा मियादी बुखार के जीवाणुओं का वाहक क्या है, बताइए। हैजा तथा मियादी बुखार के जीवाणुओं का वाहक क्या है, बता देंगे। 20वां प्रश्न का नाम देंगे, बता दीजिए। तो ये होता है दूसरा, जल और भोजन द्वारा, जल और भोजन द्वारा। 21 सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से एड्स का संचरण होता है। तो एड्स का संचरण जो होता है वो होता है रोगग्रस्त व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति को देना, एड्स होने की संभावना है। एक ही सुई द्वारा इंजेक्शन लगाना, ये हो सकता है। यौन संपर्क, ये भी हो सकता है। तो उपरोक्त में से सभी है। क्लियर हो गए। 22वां प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति का सिर दर्द किसके कारण हो सकता है, बताइए किस कारण होगा। तो हम बताएंगे उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। क्या परीक्षा के तनाव से, अधिक कार्य करने से, मस्तिष्क ज्वार के कारण? नहीं, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं, वो कभी भी हो सकता है। चलिए रेबीज का वाहक कौन है? रेबीज का वाहक बता दीजिए, रेबीज का वाहक
कुत्ता होगा और कौन होगा, लेकिन रेबीज है क्या, वायरस है कि बैक्टीरिया है? जानना चाहते हैं हम, तो विषाणु है जी, वायरस है। छह रोग का वाहक कौन है बताइए, छह रोग का वाहक बता देंगे, तो छह रोग का वाहक कौन है बता दीजिए, तो हम बताएंगे जीवाणु, बैक्टीरिया। मलेरिया रोग से होने का कारण क्या है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से संबंधित है। चलिए, असंचरणीय रोग होता है, असंचरणीय रोग मतलब बिना संचार के भी रोग हो जाते हैं, वो कौन से रोग हैं बताइए, तो और कोई नहीं, धमनी या मधुमेह, ये असंचरणीय है, ज्यादा चीनी उन्नी खाइए ना तो भी हो सकता है, नहीं खाइए तो भी हो जाएगा, चीनी खाइए, चावल खाइए, नहीं खाइए, ये कभी भी उत्पन्न हो सकता है। चलिए 27वां प्रश्न क्या है, अब देखिए यहाँ पे शब्द जो है इम्यूनो डिफिशियंसी बोलिए या डेफिशियंसी बोलिए, सिंड्रोम विकसित होने का कारण क्या हो सकता है, एड्स ही हो सकता है ना, क्या ये बात सत्य है, तो सत्य है, एड्स वायरस है। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाता है, मतलब इम्यूनिटी जो है उसका खत्म होने लगता है, समझ गए, क्लियर। अध्याय 14 की बात करें, प्राकृतिक संपदा की बात करेंगे, इसी में हम बात कर रहे हैं। अब इसका सवाल का जवाब हमको चाहिए, तो इसी में हम 14 अध्याय पढ़ेंगे। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है बताएंगे, तो हम बता देंगे। पहला प्रश्न है सौर ऊर्जा, नवीकरणीय है भाई, नया है। लाइकेन कहाँ पाया जाता है बताएंगे, लाइकेन कहाँ पाया जाएगा, तो लाइकेन जो होते हैं वो पाए जाते हैं पत्थर में, लाइकेन है ना। चलिए, शुक्र ग्रह का मुख्य घटक गैस कौन सा है, ये 9 क्लास के जो है 14वां अध्याय है, याद रखिएगा, बताइएगा, चैप्टर 14 चैप्टर है। शुक्र ग्रह का मुख्य घटक, शुक्र ग्रह का मुख्य घटक गैस कौन सा है, मतलब शुक्र ग्रह में कौन सा गैस होता है ये बताइए, तो He, He क्या होता है बताइए, तो हीलियम, कमेंट करेंगे, बहुत इजी सवाल है, He होता है हीलियम। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है, हरित गैस कौन सा नहीं है, तो देखिए N2 नहीं है, N2 जो है नहीं है, और H2O है, CO2 है, और O3 तो हो गए हैं। CFC गैस किससे प्रभावित होता है, CFC गैस जो है किससे प्रभावित होता है बताएंगे, तो हम बता देंगे, ये जो 5वां प्रश्न है O3 को प्रभावित करता है। CFC गैस किससे प्रभावित होता है, O3 से प्रभावित होता है। O3 को मतलब CFC जो है O3 को प्रभावित करता है, ऑक्सीजन को प्रभावित करता है ना। ओजोन परत कहाँ उपस्थित है, तो बताएंगे वायुमंडल के ऊपरी परत में। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है बताएंगे, तो हम बताएंगे 16 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है बताइए, तो यह है O3, O3 ऑक्सीजन। 9वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस कौन सा है बताइए, तो यह है CO2। 10वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन मृदा का अवयव है, मृदा का अवयव है बताइए, निम्नलिखित में से कौन मृदा का अवयव नहीं है, नहीं है मृदा का, मिट्टी का। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे तो लाइकेन। चलिए 11वां प्रश्न बताइए, 11वां प्रश्न है ऑक्सीजन किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है, ऑक्सीजन तो हम बताएंगे उपरोक्त में से दोनों में से, मतलब जलमंडल से, वायुमंडल से, दोनों से होता है, ठीक है। इसमें स्थल मंडल भी जोड़ देता, काला छोड़ दिया। चलिए, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उसे हम किस माध्यम से कहेंगे बताइए, तो हम बताएंगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। चलिए 13वां प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से वायुमंडल जो है क्या कहा जाता है, वायुमंडल, निम्नलिखित में से वायुमंडल क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है वायुमंडल बताएंगे, तो हम बताएंगे तीसरा, पृथ्वी के ऊपरी गैस भाग को हम कहते हैं। सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन जो है कितनी वायु की आवश्यकता होती है बता दीजिए, हमें अब हवा की कितनी आवश्यकता होती है, तो 250 से लेकर 265 किग्रा वायु की आवश्यकता होती है। 15वां प्रश्न है, जल चक्र का संचालन मुख्य रूप से किस प्रकार होता है बताएंगे, तो हम बताएंगे वाष्पन द्वारा होता है। चलिए 16वां प्रश्न की बात करेंगे, जैव मंडल में पोषक तत्वों एवं पदार्थों का प्रवाह कौन सा है बता दीजिए, तो ये है चक्रीय होता है।
चलिए 17वां प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख जीव कौन सा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो प्रमुख जीव कौन सा है बता दीजिए। नाइट्रोजन के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो वो है और कोई नहीं, राइजोबियम। हम जानते हैं राइजोबियम है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विनाइट्रीकरण वाला जीव कौन सा है? विनाइट्रीकरण वाला जीव कौन सा है बता दीजिए। 18वां प्रश्न, तो यह है सुडोमोनाज है। विनाइट्रीकरण करता है, नाइट्रोजन उसमें होता है, नाइट्रीकरण होता है। चलिए अमोनियकरण खुद वाला होता है। चलिए अमोनीकरण करने वाले प्रमुख जीव कौन से हैं? अमोनीकरण वाले बताइए। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो ये दूसरा है, नाइट्रोसोमोनाज होता है। नाइट्रोसोमोनाज होता है जो कि अमोनीकरण करने वाले प्रमुख जीव होते हैं। ये सब जीव का नाम है, ठीक है। 20वां प्रश्न है, नाइट्रेट को जो है नाइट्राइट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा बताइए। तो ये प्रक्रिया जो होती है ये होता है दूसरा, नाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाएगा। 21 सवाल है, वह कारक कौन सा है जो मृदा के निर्माण में सहायक होता है? मृदा के निर्माण में, मिट्टी के निर्माण में सहायक होता है, बता दीजिए। तो ये होता है हमारा उपरोक्त में से सभी, जल होंगे, सूर्य होंगे, वायु, सब होंगे, याद रखिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है, हानिकारक परावैंगनी विकिरण जो है किसकी सहायता से रोक ली जाती है बताइए। हानिकारक जो परावैंगनी विकिरण है किसकी सहायता से रोक ली जाती है? 22वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो ये है ओजोन परत द्वारा होती है। चलिए 23वां प्रश्न आ गए, वातावरण में CO2 की कमी से या CO2 की कमी का होना किसका जिम्मेदारी कहलाता है बताइए। किसका जिम्मेदार है बता देंगे। 23 का जवाब दीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण से है, याद रखिएगा। 24 सवाल क्या है कि पर्यावरण को स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक रखने के लिए, मतलब स्वस्थ रखने के लिए बताइए निम्न में से क्या किया जाना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से आप जानते हैं, प्राकृतिक संपदा का समुचित अनुपातिक रूप से उपयोग करिए, अन्यथा ज्यादा उपयोग करिएगा तो विनाश आपका, जीवन आपका बर्बाद होगा, सब अपना होता है। चलिए 15वां अध्याय है, ये भी हम समाप्त ही करेंगे। 15वां अध्याय है खाद्य संसाधनों में सुधार और ये अंतिम चैप्टर है 9th क्लास का। याद रखिए, दलहन फसल से जो खेत को प्राप्त होता है, दलहन फसल से खेत को प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? दलहन अगर लगाते हैं तो खेत में क्या फायदा होता है? नाइट्रेट होते हैं अच्छे। चलिए नाइट्रेट खेत को मिलता है। फल सब्जी जो हो गए के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? फल और सब्जी के अध्ययन को हम क्या कहेंगे बताइए? तो हम उसे हार्टिकल्चर कहते हैं, हार्टिकल्चर कहते हैं। अच्छा अब बताइए कि जून से अक्टूबर के मध्य फसल लगाई जाती है। जून से अक्टूबर के मध्य कौन सी फसल लगाई जाती है? कमेंट कर सकते हैं, करिए बताइए। तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो वो खरीफ फसल होते हैं, जून और अक्टूबर में खरीफ फसल होते हैं, हम जानते हैं। फिर रबी फसल होते हैं। चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे, पौधे में पोषकों मतलब न्यूट्रिशन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? पोषक की आपूर्ति कैसे होती है पौधों में बताइए? तो जल के माध्यम से होता है, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 1 मिनट, पोषक की बात हो रही है, सॉरी, जल ये सब वायु तो होता ही है। मृदा मेन इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए। मृदा पोषक पाने के लिए, मृदा मिट्टी है ना। चलिए सॉरी, 5वां प्रश्न है, EDB क्या है? EDB क्या है बताइए? तो EDB एक कीटनाशक है, क्या लगता है आपको? सत्य है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। EDB कुछ नहीं है, ना हार्मोनिया है, उर्वरक है, ना कीटनाशक है। एक चलिए आगे बात करते हैं। दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई है? कौन सी क्रांति अपनाई गई है बताइए? दूध के लिए श्वेत क्रांति अपनाई गई है, कौन नहीं जानता? चलिए 6 का 1 क्लास 1 होगा। चलिए 7वें प्रश्न की बात करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति आई थी? मछली पालन के लिए नीली क्रांति आई थी, क्योंकि हरित क्रांति आई थी। श्वेत तो दूध के लिए था, हरित हमारे ये है, नीली क्रांति आई थी। मछली उत्पादन की वृद्धि के लिए नीली क्रांति की आवश्यकता होती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा चारा फसल है या फसलें हैं? चारा वाला फसल है, खिलाने उलाने वाला फसल है, बताइए। तो 8वां प्रश्न का D होगा, क्योंकि जई भी होता है, वर्सीम भी होता है, सूडान घास भी होता है चारा के लिए। 9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ, रग्बी खेल होता है, याद रखिए, याद करने के लिए, रबी और खरीफ फसल का सही युग्म नहीं है। तो गेहूं और धान क्या लगता है आपको? सही है? तो सही तो है, लेकिन सही युग्म नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना है। तो दूसरा उड़द और सोयाबीन नहीं है,
याद रखिए, गेहूँ, धान है, सरसों, अरहर दाल जो होता है, अलसिया, मक्का, ये सब है, लेकिन उड़द और सोयाबीन नहीं इससे मतलब रखता है। 10वां प्रश्न क्या है? मधुमक्खी पालन क्यों एक अच्छा उद्यम माना जाता है? उद्यम माना जाता है मतलब उद्योग माना जाता है। बताइए मधुमक्खी पालन क्यों अच्छा माना जाता है? बताइए तो 10वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये उपयुक्त इसलिए है क्योंकि शहद सर्वत्र उपयोगी होता है, इसमें पूंजी निवेश कम होता है और किसी विशिष्ट स्थान की आवश्यकता नहीं होती, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 11वां प्रश्न क्या है कि कुक्कुट कुक्कुट के आहार में आवश्यक अवयव कौन-कौन से होने चाहिए? कौन-कौन से होने चाहिए बताइए? 11वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लवण। ये इम्पोर्टेंट है। और 12वां प्रश्न है कार्बनिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बता देंगे। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे तो इनमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग वर्जित है, याद रखिएगा। चलिए चौथे प्रश्न है 13वें प्रश्न आ गए कि निम्नलिखित में से गाय की देशी नस्ल कौन सी है? गाय की देशी नस्ल कौन सी है बता दीजिए। तो हम बताएंगे शाहीवाल, ये देशी नस्ल है। और 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? बता दीजिए। तो ये भी हमारा जर्सी जो है विदेशी है और शाहीवाल जो है हमारा देशी है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से गाय की संकर नस्ल कौन सा है? संकर नस्ल कौन सा है गाय का? तो ये है शाहीवाल जो कि देशी नस्ल भी कहते हैं इसे। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से मुर्गी की देशी नस्ल कौन सी होती है? मुर्गी का देशी नस्ल अगर पूछे तो इनमें से कोई नहीं है। व्हाइट लेगहॉर्न, ये रोड आइसलैंड रेड, ये भी नहीं है। और आपका इनमें से कोई नहीं है। इसका जो है मैं बता दूंगा अंत में, अभी नहीं। अभी चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। बसरा, असील मुर्गियां जो होती हैं किस प्रकार की नस्ल हैं बताइए? बसरा और असील याद रखिएगा। 1 मिनट बताइएगा। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे तो दूसरा है देशी नस्ल होते हैं। अब इसमें देखिए देशी नस्ल है नहीं, बसरा, असली मुर्गी आ गया ना इसी में। चलिए इसीलिए बताना कभी-कभी नहीं चाहता हूँ। निम्नलिखित में से जो है मुर्गियों का संकर नस्ल कौन सा है? तो संकर मतलब देशी टाइप का क्या? देशी ने पूछ रहा है जी। तो नहीं, इसका संकर नस्ल अलग होते हैं। JLS 82 है मुर्गी का। चलिए कौन सा जो है मीठे जल की मछली नहीं है? कौन सा मीठे जल की मछली नहीं है आपको दिखेगा? तो ये हमारा हिल्स मीठे जल में नहीं रहता है। उन्नत कृषि क्या कहलाती है? उन्नत कृषि क्या कहलाती है बता दीजिए। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये है उपरोक्त में से सभी कार्बनिक कृषि, पर्यावरणीय कृषि और टिकाऊ कृषि, ये सब उन्नत है। अब मैरी कल्चर का संबंध जो है, मैरी कल्चर का संबंध किससे है? मैरी कल्चर मतलब शादी वाला कल्चर है ना। तो भोजन के लिए समुद्री जो मछलियों के संदर्भन में जो हम कर रहे हैं उसका है। चलिए 22वां प्रश्न की बात करेंगे। 22वां प्रश्न है यदि कोई पशु अस्वस्थ है तो उस पर क्या प्रभाव होगा? अगर कोई पशु बीमार है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें जो है आपको उपरोक्त में से सभी पढ़ेंगे। उसका दूध उत्पादन, अंडा का इसकी क्षमता कम जाती है, वो निष्क्रिय हो जाता है, आहार लेना बंद कर देता है, याद रखिएगा ये सब हो जाता है। चलिए तो ये हो गया खत्म आपके 9 कक्षा 10 का विज्ञान हम चलेंगे कल और इसे हम समाप्त कर देंगे। और इसमें भी 10 का अध्याय पहला रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, 9 और 10 का चल रहा है। तीसरा हमारा दूसरा अध्याय अम्ल और क्षार पढ़ेंगे, धातु व धातु पढ़ेंगे, ठीक है। ये सबसे MCQ खत्म करेंगे, फिर कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ेंगे, इसी तरह का हम समाप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।